हे एवरीवन, और आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में भी कुछ स्पेशल होने वाला है। मैं आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है। और 10-11 साल अपनी लाइफ के अगर कोई किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब है कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो गया है और आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से जब आप एज अ फ्रेशर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आती है इंटरव्यू, सबसे पहली चीज़ आती है आपका रिज्यूम। तो ये दोनों टॉपिक ही आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से वो गाइड करेंगे आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स आपके रिज्यूम में मेंशन होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। सबसे मेन यही होता है कि क्वेश्चन मुझसे किस तरीके के पूछे जाएंगे और मुझे उनका आंसर कैसे करना है। तो वो सर आज आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे स्टूडेंट के लिए उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग उनसे जो भी आपको गाइडेंस वो दें वो अच्छे से लेना, और उसके बाद जब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उसके आंसर भी आपको ज़रूर दिए जाएंगे। तो सीधा मिल लेते हैं सर से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सबको बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, स्टूडेंट जब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन के बाद 4 साल बाद बच्चे को सबसे ज़्यादा जो फेस करनी पड़ती है, जो स्ट्रगलिंग उसका शुरू होता है वो 4 साल बाद शुरू होता है। अगर मैं बी फार्म के स्टूडेंट की बात करूँ, 4 साल बाद उसे ये नहीं पता होता कि उसे किस फील्ड में जाना है। आज के टाइम में फार्मा में इतने सारे स्टूडेंट हो गए हैं कि उन्हें एक सही लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उन्हें यही नहीं पता है कि 4 साल बाद उन्हें करना क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, जो कि हर एक फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक फार्मा स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना रिज्यूम किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, XYZ, वो कोई भी फील्ड हो फार्मा के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, किस तरीके से आपको वहाँ पे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आज हमारे सर आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू वाला जो ये दौर है ये फेस करना है। ओके सर, चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी, जो कि शायद हमारे स्टूडेंट के भी वही क्वेश्चन होंगे, उनके मन में जो यस सवाल मैम। चलते होंगे वही क्वेश्चन मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट जाता है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि जब आप भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखो कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो उस कंपनी के बारे में आपको पहले से नॉलेज या फिर उसकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को सपोज़ टैबलेट के बारे में नॉलेज है, बट उस कंपनी में क्या होता है कि सपोज इंजेक्शन बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो इंजेक्शन के टेस्टिंग होती है या फिर इंजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे होंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेंगे। बट आपको नॉलेज है टैबलेट का, या आपने जो पढ़ाई की है या फिर जो आपने प्रिपरेशन किया है, अपनी तैयारी की है, वो की आपने टैबलेट की नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आपको प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या प्रिपेयर हो रहा है, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में, जो भी फॉर्म में है आप उसके बारे में पता करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे और आप शायद ना बता पाएँ, इसलिए आपको प्रोफाइल का पता करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, जैसे कि आपने प्रोफाइल का नाम लिया तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, अगर पर्टिकुलर किसी भी एक इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम ले लेते हैं, मैनकाइंड का ले लेते हैं, तो अगर स्टूडेंट जाना चाहे मैनकाइंड में, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो उसे उसकी प्रोफाइल कहाँ से एग्जैक्ट पता का, अपना मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड पार्टी है, या इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक जो कि शायद उससे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो वो प्रोफाइल कहाँ चेक करे, XYZ कोई भी इंडस्ट्री में अगर वो जा रहा है तो। जी मैम, एक्चुअली जो भी आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में पता करना है, जिस कंपनी का आपको पता करना है, आपको क्या है कि नेट पे सर्च मारना है। नेट सभी के पास अवेलेबल है, तो नेट पे सर्च मारना और उस कंपनी की जो प्रोफाइल है उसमें साइड में एक अबाउट लिखा रहता है, कंपनी प्रोफाइल या कंपनी अबाउट लिखा रहता है। आप उसमें अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट में आपको वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ये जो कंपनी है ये कौन से प्रोडक्ट बनाती है और क्या क्या अप्रूवल है, वो सब चीज़ें उसमें मैंसन रहती है।
ओके, ठीक है सर। ये हो गया कि सबसे पहले अगर आप जाओ इंटरव्यू के लिए तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जी चलिए जी ठीक मैम। है। उसके बाद सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं? बच्चों के मन में सबसे पहला डाउट यही होता है, चलिए प्रोफाइल के बारे में बच्चा समझ के चला गया, सारी चीज़ें पढ़ ली उसने कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बारे में बेसिक उसने पढ़ लिया, बट फर्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू है, तो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? यस मैम। जो इंडस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जैसे जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक मैं भी बता देता हूँ, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या पूछा जाता है, आपके जो भी आपने लास्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्रोजेक्ट आपने बनाया है कोई, उस पर वर्क किया है, तो सबसे पहले आपसे वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है ज़्यादा अधिकतर। और उसके बाद जैसे लाइक पीएच हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, या फिर आपका वेट वेरिएशन, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, जैसे फ्रेबिलिटी है, तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि प्रोसीजर आपको प्रॉपर पता हो उसके बारे में, बट कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट के बारे में आपको पता होना, जैसे कि फ्रेबिलिटी की लिमिट कितनी होती है, वेट वेरिएशन की लिमिट क्या होती है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि IPVP यूएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मोल का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, नॉर्मलिटी मोलिटी में डिफरेंट क्या होता है, सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, पीएच बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर आपको अधिकतर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री का वर्क अलग होता है और जो रीडिंग का वर्क है वो अलग है, रीडिंग जो अलग होती है। बट क्या है कि आपको फ्रेशर के अकॉर्डिंग आपसे यही पूछे जा सकते हैं कि आपको टॉपिक जो है, आपके बेसिक टॉपिक जो आपके वो क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, कहने का मतलब है जैसे कि वेट वेरिएशन हो गया, पीएच मीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीएच रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि जी जी। बेसिकली बच्चा 4 साल में अपने जो इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल यस फार्मेसी हो यस। गया, इनमें जो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनमें बच्चे को थियोरिटिकल पोर्शन क्लियर होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि प्रोसीजर तो वहाँ पे कोई बैठा के पूछेगा नहीं बच्चे से। यस यस यस। हाँ जी, तो मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन से ही सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर इसमें ऐसा भी होता है क्या, मैंने 1-2 जगह से सुना है कि जैसे पूछ लिया जाता है कभी-कभी एंटीबायोटिक और जनरल फार्माकोलॉजी के 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरल, जिससे कि बच्चे को पता हो कि जानकारी है उसे या नहीं है, थोड़ा-सा इंडस्ट्रियल फील्ड से भी अलग करके थोड़ा-सा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्या? बिल्कुल मैम, होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि इंडस्ट्री में जब आपका रिज्यूम देखा जाता है, तो आपने अगर रिज्यूम में ये चीज़ें वर्ड लिखे हुए हैं, क्योंकि आप अगर बी फार्म हो या फिर एम फार्म हो, तो आप इन्हें ज़रूर लिखते ही हैं कि सपोज हमने ये चीज़ अचीव किया है, तो उसमें पता चल जाता है कि आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू का जो इंटरव्यू लेगा आपसे, हो सकता है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर इन जो फील्ड में, इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर एनालिटिकल केमिकल वाला है तो अधिकतर एनालिटिकल केमिकल पूछ सकता है। बट डिपेंड इस पे भी करता है कि सामने जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आप उसका इंटरेस्ट आपसे कैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको हर तरफ से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। ओके, कहने का मतलब है कि आपको अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, अगर ध्यान वो रखना, पूरा यस। क्लियर है, क्वेश्चन आपसे उसी तरीके से पूछे जाएंगे, फिर बाद में तो इंडस्ट्री में आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे वो खुद ही सिखा देते हैं चीज़ें, है ना जी। ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए? बिल्कुल, देखो ड्रेसिंग सेंस आपको बता देता हूँ स्टूडेंट की, आपका फॉर्मल जितना हो सके फॉर्मल रहें। और ज़्यादा इंडस्ट्री में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़्यादा जो मेकअप की, यानी मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई वॉच है, वॉच आपने कोई अलग अलग डिफरेंट के कलर की पहनी है, या डिपेंड करता है आपके, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है कोई चीज़ें। तो हो सकता है कि अगर आपने ऐसे ड्रेसिंग सेंस की है जिससे इंडस्ट्री को लगे इस चीज़ का कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये अपने इंडस्ट्री, अब सपोज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मेल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इनकी जो बियर्ड रहती है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो बियर्ड होती है उसका रिस्ट्रिक्शन है कि बियर्ड बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्लीन शेप हो गया, और फॉर्मल अपने जो भी क्लोथ हैं फॉर्मल में जाएं। ऐसी लेडीज़ के लिए फॉर्मल अपने जो बाल हैं वो एकदम बंधे हुए हैं वो। तो इस टाइप से ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री में अगर ये जो स्टूडेंट है ये वर्क करेगा, तो यहाँ के जो रूल्स हैं और रूल्स को फॉलो कर सकता है। जी बिल्कुल, तो मतलब ड्रेसिंग सेंस भी एक आपका अच्छा इफेक्ट छोड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं। प्रिपेयर हो जाए। हाँ जी, उसके बाद जो रिज्यूम रहेगा, जो कि मेन थिंग होती है, रिज्यूम बच्चे का कैसा रहना चाहिए?
यस, रिज्यूम में जितना आपको नॉलेज है सब फिर वो जो आपने पढ़ा हुआ है उतना ही आपने रिज्यूम में रखें। जैसे कि क्योंकि सर हाँ जी बोलिए। जी 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 जी, जैसे फ्रेशर है, अब फ्रेशर को रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए? फ्रेशर के रिज्यूम में आपने जो लास्ट टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उस प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है। आपने कोई अचीव किया है, हो सकता है इंडस्ट्री में, कॉलेज में आपने कोई चीज़ अचीव किया है, होते हैं बहुत सारे फंक्शन से मान के चलो आप, या फिर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो इस कंपटीशन को आपने अचीव किया है, तो ऐसे कंपटीशन को आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ें और ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपका अगर कंप्यूटर हैंड अच्छा है, आपने कंप्यूटर में भी अपने कोई कोर्स कर रखा है, तो कंप्यूटर के बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, क्योंकि पीपीटी बनाई जाती है अधिकतर, तो पीपीटी के लिए तो ऐसे करके आप ध्यान रखें जिस के बारे में आपको नॉलेज है, आपको पता है, वैसे ही आप अपने रिज्यूम में रखें, जिससे क्या है कि पूछने जो भी इंटरव्यूअर लेगा वो पूछेगा आपसे, तो आप ये ना उस समय आप ये ना समझे कि यार ये क्वेश्चन आया कहाँ से, बट जितने चीज़ें आपको पता, आप होनेस्ट रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको होनेस्ट। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, आपको कम आता है चलेगा, बट आपने लिखा बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपने उसका आंसर नहीं बता पाया, तो कोई भी जो इंटरव्यूअर लेने के बाद वो ज़रूर आपसे यही मन में सोचेगा, या आप हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने ऐसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि आपको नॉलेज तो है नहीं, इसलिए आपको 2 लाइन लिखी है, लेकिन आपको 2 लाइन का नॉलेज है, इसलिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना ज़रूरी होता है कि आपका कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका पर्सनल एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है ये भी आना ज़रूरी है। और उसके बाद आपकी लैंग्वेज का है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज के बारे में मेंशन करें। और वो चीज़ें ध्यान रखें कि इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन आंसर अगर इंग्लिश में हो रहा है तो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में दें, और अगर आपको हिंदी में देना है तो आपको हिंदी में दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अगर क्वेश्चन हिंदी में किया है तो आप इंग्लिश में बताएं, ऐसा नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हिंदी में भी दे दोगे आप तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे ये पता जाएगा कि आपने हिंदी में क्यों दिया है, ठीक है, बट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो रिज्यूम में आपने लिखना है सिर्फ वही लिखना है जो। और सर इसमें परसेंटेज का क्या होता है, जैसे कि सीवी में, रिज्यूम में अपना परसेंटेज का क्या होता है, जो एवरेज परसेंटेज होता है बी फार्म का? एवरेज का मैं बात करूँगा कि एटलीस्ट से जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अधिकतर पूछा जाता है या मांगा जाता है, तो आपका 60% से अबव होने चाहिए मैक्सिमम, मतलब अधिकतर ये देखा जाता है कि 5 डिवीज़न तो होनी चाहिए। एक्चुअली 60 पे तो आपको फर्स्ट डिवीज़न आती है जी, ठीक है, तो फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फर्स्ट का मतलब 60% है तो फिर जो उससे कम वाले हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहा हूँ मैं कि अगर इतनी आती है तो उसमें होता क्या है कि जब इंडस्ट्री में रिज्यूम जब एक साथ दिए जाते हैं तो उस समय बहुत सारे रिज्यूम हो जाते हैं, हो सकता है 20, 25, 100, 200 भी हो जाए, बट उस समय उससे कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं, उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट अधिकतर देखता है कि यार इसका परसेंटेज जो अभी है करंट में, उस हिसाब से इतने % से ऊपर वाले के रिज्यूम सेलेक्ट करो। ऐसा भी होता है कई बार, बट ये किसी कंपनी में है, ठीक है, हर किसी कंपनी में नहीं है। हर किसी कंपनी में ओपन इंटरव्यू होता है और परसेंटेज से आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाता है। बट कुछ कंपनी में, आप करंट में अभी जैसे जैसे मार्केटिंग में चल रहा है कि कुछ कंपनियां पूछ रही हैं इन चीज़ों के बारे में, बट ऐसा नहीं है कि हर कंपनी आपको है। और आपको बहुत सारे ऐसे अधिकतर कंपनी आपको ऐसे मिलेगी जो आपको परसेंटेज में नहीं, आपके जो कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस और आपके नॉलेज पे जॉब देगी आपको। जी बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि एक तरीके से अगर हम अपना रिज्यूम बनवाते हैं, सीवी बनवाते हैं, और कहीं पे पहले से अगर हमारा रिज्यूम, हर जगह जाओ तो पहले रिज्यूम आपका मांगा जाता है, तो एक तरीके से एक प्लस पॉइंट आपके पास हो जाता है अगर आपके अच्छे मार्क्स हो, क्योंकि प्रेफरेंस उसे दी जाएगी। अगर बच्चे के 80% होंगे तो सच में, क्योंकि रिज्यूम मांगा ही इसलिए जाता है कि हाँ उसने अभी तक क्या किया है 4 साल में, फिर उसके बाद सामने आके बंदा बैठेगा। चलिए ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो होता है कि एक तरीके से सैलरी का भी हम बात करेंगे कि सैलरी में कितना टाइम तक बच्चे को, जैसे अगर मान के चलिए फ्रेशर उसने ज्वाइन किया, जितने भी सैलरी पे ज्वाइन किया, XYZ अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग सैलरी पैकेज होता है, तो उसमें कितने टाइम तक उसे वो सैलरी पे काम करना पड़ेगा और कितने टाइम बाद उसका प्रमोशन होता है? यस यस, सैलरी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो जो फ्रेशर हैं कुछ ना कुछ सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, बट कुछ कंपनी में क्या है, आपका 6 मंथ पे आपका प्रमोशन करती है। सपोज आप जब इंडस्ट्री में जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो या इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो उसके 6 महीने बाद
जैसे आप फ्रेशर से आपका क्या ट्रेनिंग केमिस्ट लिखा जाएगा, हाँ जी। ठीक है। बट जैसे आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा उस समय केमिस्ट, मतलब आफ्टर 6 मंथ आपका केमिस्ट लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपका ऑफिसर या फिर जूनियर ऑफिसर दिया जाएगा तो एक जो पोस्ट होती है वो चेंज होती है, ठीक है। बट सब कंपनी का अलग अलग है। तो अधिकतर कंपनी का अभी जो है वो 1 साल का है, कि जैसे आपको 1 साल कंप्लीट हो जाते हैं एक इंडस्ट्री में, उसके बाद उस कंपनी की जो पॉलिसी है वो कंफर्मेशन जिसे कहा जाता है, उस 1 ईयर के बाद कंफर्मेशन किया जाता है। और 1 ईयर के बाद जो सैलरी रहती है उसका कंपनी नॉर्म्स, मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता हूँ कि इतना ही % बढ़ता है, बट जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ाई जाती है। और जिससे क्या होगा कि उसके बाद उनको एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है कंफर्मेशन का, और बहुत सी फैसिलिटी अधिकतर रहती है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में बस की फैसिलिटी ना हो उस समय तक, बट आगे जाके आपको बस की फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे जैसे जिस कंपनी का अपना अपना पर्टिकुलर जो भी वहाँ की पॉलिसी है। ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल मान के चलिए कि 1 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, और वो आपकी स्किल्स के बेस पे भी होता होगा कि स्किल्स कैसे हैं, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी। यस। हाँ जी, चलिए ठीक है। उसके बाद सर जैसे कि इंटरव्यू का टाइम किस तरीके से फिक्स होता है? डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बच्चे को पता कहाँ से चलेगा कि उस इंडस्ट्री में वैकेंसी आ रही है? कहाँ देखे बच्चा जिससे पता चले कि हाँ वहाँ हम इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं? जी मैम, कंपनी इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको इंडस्ट्री के लिए हर कंपनी क्या करती है, अपनी अपनी वेबसाइट हो या फिर आज की डेट में गूगल पे है या फेसबुक पे है, अपनी कंपनी का रिकमेंड के लिए भेजते हैं। तो ऐसा करके आपको पता करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो कंपनी आती है उसकी जो अपनी पर्सनल मेल आईडी होती है, अगर आपको कहीं से किसी भी कंपनी का, जब आप अबाउट में जाओगे, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, उस कंपनी के अबाउट में जाओगे तो उसकी मेल आईडी भी रहेगी। तो आप मेल आईडी करके उनसे इन चीज़ का नीड, जो भी आपकी नीड है, आपको ज़रूरत जो भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपके यहाँ कब रिक्वायरमेंट निकलता है, और आपको बता देते हैं, इंडस्ट्री आपको बता देते हैं कि इतने इस महीने या जो भी महीने हमारा इंडस्ट्री का जो भी ओपन इंटरव्यू बोलते हैं इसे, ओपन इंटरव्यू रहेगा, आप इस ओपन इंटरव्यू के देखिए रहे। तो ऐसा करके ये आपको पता चल सकता है। चलिए ठीक है, मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, अबाउट में जाके, जो उनकी जीमेल आईडी होगी, मेल होगा, वहाँ पे बच्चा उन्हें मेल ड्रॉप कर सकता है ना? तो वहाँ से उसे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। यस मैम। चलिए ठीक है, ओके सर। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग, रिज्यूम के रिगार्डिंग बच्चों के मन में क्या क्या कन्फ्यूज़न हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से हमारे स्टूडेंट को गाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको अपना रिज्यूम प्रिपेयर करना है, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। जो भी हमारे पॉइंट्स छूट गए हों वो आप अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं। जी मैम, हाँ, है कि आपका जो रिज्यूम है उसकी फॉर्मेटिंग बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कहाँ पे कैप्सूलो है आपके, या फिर आपके स्मॉल लेटर है या फिर कैपिटल लेटर, इस पर का भी इम्पोर्टेंट रहता है। उससे ये पता चलता है कि आप जो चीज़ें डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो कैसे प्रेजेंटेट करते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपको ये नहीं है कि अधिकतर की रिज्यूम आपने किसी और से बनाया है। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखा जाता है कि रिज्यूम आपने खुद ने बनाया, और जब आपने खुद से आपने रिज्यूम बनाया है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है डॉक्यूमेंट की, वो चीज़ें आप क्या करते हैं, शो करते हैं उस रिज्यूम के अकॉर्डिंग। तो आपको मैंने जो आपको बताया है कि आपको पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से आपने एक्सपीरियंस, आपने जो रीड किया है, आपने पीएच के बारे में या टैबलेट के बारे में जो भी आपने रीड किया है उसको चीज़ों को मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, अब आपने सपोज लिखा है उसमें कि 2006 में मेरा इंटर हुआ है, बट आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें 2005 में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ का भी आप पहले एक बार चेक करें। कई बार ऐसी गलतियां होती है, बहुत बार ऐसी गलतियां होती है कि जो डॉक्यूमेंट में रहता है और जो एक प्रेजेंट टाइम पे जो डॉक्यूमेंट है उस टाइम के बीच में जब मैच देखते हैं, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उन डॉक्यूमेंट में बहुत से डिफरेंट आते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे एक कॉन्फिडेंस आपका लेवल बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने तो गलत लिखा है, तो आपका एक हाई लेवल का जो 100% का जो आपका इंटरव्यू देने का एक टारगेट होगा ना, वो धीरे धीरे लो हो जाएगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। टेल मी योर सेल्फ, ये सब चीज़ें बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए कि कैसे कैसे मैं क्यों इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ, और आपके गोल्स क्या है आपसे पूछ सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरे में आपके बता, आप ना कभी भी इस चीज़ को आप माइंड में ये ना लें कि जो सामने
हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐसा है कि उनके पास बहुत टाइम है तो हमसे आराम से क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री में टाइम नहीं होता है क्योंकि वर्क का लोड रहता ही रहता है। इसलिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का सीधा आंसर दें, ठीक है। आप ज़्यादा घुमा फिर के ना बोलें कि आपको नहीं पता है तो आप बता दो कि सर मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, आई डोंट नो। बट अगर आपको पता है तो आप जल्दी उसका आंसर दें क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा रहता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इंडस्ट्री में अधिकतर। तो इससे क्या आता है कि आप टाइम वेस्ट करोगे तो अपने लिए ही दिक्कत कर दोगे, ठीक है। और अपना रिज्यूम को प्रॉपर अपडेट रखना का मतलब है कि आपने सपोज़ आज की डेट में कोई कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है बट आपने 6 महीने पहले का आपने उसमें लिखा है कंप्यूटर कोर्स से स्टार्टेड, बट आपने क्लोज नहीं लिखा उसमें कि क्लोज कब तक हुआ। हो सकता है आपसे पूछे कि आपने कंप्यूटर क्लोज कर दिया, आपने कहा हाँ मेरा कंप्यूटर 6 मंथ या 1 ईयर का कंप्लीट हो गया। बोला आपने तो रिज्यूम में लिखा ही नहीं चीज़ें। होता है अधिकतर, ये सबके साथ होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और जितना हो सके आप अपने रिज्यूम को जितनी आपको नॉलेज है उतने हिसाब से बनाएं और आगे जाके आपको कभी भी इंडस्ट्री में ऐसी प्रॉब्लमें नहीं आएगी क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इस जो आप चैनल है इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो तो आप इन चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए, ये चीज़ें बातें जो आपको बता रखी हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है एक ना एक दिन आपका बहुत हाई हो जाएगा और आपको खुद ही खुद ही एक अनुभव हो जाएगा कि आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बार सेलेक्ट हो जाए बट आपका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके मैम। ओके सर, एक आपने यहाँ पे एक चीज़ बोली कि इंडस्ट्री में मेनली ये क्वेश्चन जनरली होता भी है और ये मुझे लगता है 99.9% स्टूडेंट से पूछा ही जाएगा कि आप ये इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसमें एक बच्चे का जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए कि एकदम सामने वाले को लगे कि हाँ सच में इसमें डेडिकेशन है। जब आप कंपनी की प्रोफाइल पता करोगे तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें नॉलेज का पता चल जाता है कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी प्रिपरेशन होती है, क्या क्या बनता है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि सपोज आपने जिस कंपनी में आपने जाना है उस कंपनी का आपने जो अबाउट में जाके प्रोफाइल चेक किया है तो उसमें आपको पता चला है कि ये टैबलेट बनाती है सपोज। तो आपसे पूछे कि आप इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आप क्या बताएं कि एक्चुअली मुझे जो इंटरेस्ट है वो टैबलेट की जो प्रिपरेशन थी या टैबलेट का जो एक टैबलेट की जो एक फंक्शनिंग है, मुझे टैबलेट की फंक्शनिंग बहुत इंटरेस्ट है और मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको वर्क करना चाहता हूँ। और मैंने जितने भी मार्केट में अभी तक इंडस्ट्री देखी है इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत कुछ देखा है प्रोफाइल में कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पे एकदम ग्रोथ हो जाए बट मैं इस इंडस्ट्री में अगर वर्क करूँगा तो आने वाले टाइम में अगर मुझे यहाँ से अच्छा सीखने को मिलेगा तो मैं अपने फ्यूचर को और बेटर कर सकता हूँ। इसलिए मुझे इस कंपनी में जो जॉब करने का मैं इसलिए या जॉब करने को मैं जो सोच रहा हूँ या फिर जॉब करने के लिए मैंने अप्लाई किया है। ओके सर, ठीक है सर। अभी जैसे कि आपने सारे डाउट्स मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गए और मैं अपने स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच।